हेलो स्टूडेंट्स, मैं दयाल चौधरी, टीम सीएलसी। आज अपना टॉपिक रहेगा एस ब्लॉक और इट्स कंपाउंड। मॉड्यूल सेकेंड ही है, स्टेज फर्स्ट इसकी। स्टेज फर्स्ट में सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज से। आप सबको जैसे कि पता है अपनी स्टेज फर्स्ट में टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेटल्स आर यूजुअली हार्ड। मेटल्स होती हैं यूजुअली हार्ड होती हैं, बट द मेटल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप आर सॉफ्ट। लेकिन फर्स्ट वाले क्या है? सॉफ्ट है। रीजन क्या है? क्योंकि उनकी लार्ज साइज है। लार्ज साइज होने से उनकी मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है इसलिए वो सॉफ्ट होती है। इतना सॉफ्ट होती है उनको चाकू से, नाइफ से भी आसानी से कट किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्टेटमेंट। इसके रिगार्डिंग ट्रुथ कौन सा है? तो बता दिया मैंने पहले ही आपका, दे हैव वीक मेटेलिक बॉन्ड। तो आपका इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? फर्स्ट। हमेशा ध्यान रखना, जो हार्डनेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड लेंथ या साइज के इनवर्सली होती है, ये याद रखो। तो इनकी साइज लार्ज है तो मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक है तो हार्डनेस कम है। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट फाउंड इन ए फ्री स्टेट। कौन सी मेटल है जो फ्री स्टेट में? देखो, कॉपर मिल सकती है Ag Au, लेस रिएक्टिव है, ये फ्री स्टेट में मिल सकती है, लेकिन पोटेशियम हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? थर्ड। पोटेशियम हमेशा कंबाइंड स्टेज में मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। तो आपको पता है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है। नीचे जाते हैं ना तो मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, लेकिन वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये तो होता है ना डेंसिटी। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? मास होता है वो रैपिडली इंक्रीज होता है और वॉल्यूम स्लाइटली इंक्रीज होता है। इस वजह से डेंसिटी बढ़ती है, लेकिन इसकी डेंसिटी अब नॉर्मली कम हो जाती है। रीजन क्या है? वेकेंट n-1d बोले तो 3d प्रेजेंट। इसमें भी 3d प्रेजेंट है, लेकिन बाहर की तरफ इसमें अंदर है। सो साइज या आपका बोले तो वॉल्यूम है वो अब नॉर्मली इंक्रीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? लिथियम, लिथियम से ज्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज्यादा सोडियम। कौन सा आंसर है? सेकंड आपका यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? मर्क्यूरी कैथोड इज नॉट यूज इन द सॉल्ट ऑफ एल्कलाई मेटल्स इन फ्यूज स्टेट बिकॉज। फ्यूज स्टेट के अंदर एल्कलाई मेटल की जो फ्यूज स्टेट है उसमें मरकरी काम में क्यों नहीं लेते? क्योंकि मरकरी उनके साथ अमलगम फॉर्मेशन कर लेती है। तो मेटल फॉर्म अमलगम विद मरकरी। तो आपका थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के पास हो। कलर ऑफ एल्कलाई मेटल इन लिक्विड अमोनिया डिसअपियर ऑन एडिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है जिसको मिलाने के बाद में आपका क्या होता है कि जो एल्कलाई मेटल है उसका लिक्विड अमोनिया में जो कलर आता है वो डिसअपियर हो जाता है? तो आ जाओ इधर, इसको यूं समझ लो, जैसे एल्कलाई मेटल है कोई भी, उसको आप अगर लिक्विड अमोनिया में मिलाते हो तो ये मेटल ले लो चाहे, तो इसमें क्या बनता है? MnH3 X+Y मोल मान लो इसके काम में आ गए। X प्लस इलेक्ट्रॉन के साथ भी अमोनिया के Y मोल्स अटैच हो जाएंगे। इसी वजह से तो कलर आता है इसमें। तो अगर आप इसमें एक्वस NH4Cl मिला दोगे, एक्वस NH4Cl का मतलब है ये कैसे टूटेगा? NH4 प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। इसका मतलब आप ये मान लो कि लिक्विड अमोनिया और मिला दी इसमें, तो यहां पर क्या बन जाएगा? मेटल एमाइड। और मेटल एमाइड बनने की वजह से इसका कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर? तो ये ऐड करते ही आपका कलर डिसअपियर हो जाता है।
या आप ये समझ लो आपका यहाँ पे मेटल जैसे ये मिलाओगे, ठीक है, फिर कौन सा गया, फर्स्ट ही तो आ गया ना, कहाँ दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास आ जाओ। 6 का क्वेश्चन क्या कहता है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो किस में बताना है, सोडियम दिया है, लिथियम दिया है, बेरिलियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में से ये स्मॉलर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो बेरिलियम का ज्यादा होगा। इंक्रीजिंग दिया है, डिक्रीजिंग, अच्छा तो इसमें आ जाएगा बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का, फिर लिथियम का, और फिर आपका सोडियम का। बेरिलियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम, लिथियम, सोडियम। फर्स्ट आंसर आ जाएगा, देखो 6 क्वेश्चन में फर्स्ट, बिल्कुल फर्स्ट सही है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एल्कलाई मेटल विच कैन एमिट इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इवन ए कैंडल लाइट इज। मतलब कैंडल लाइट का मतलब कि कम लाइट देने पर भी कौन सा है जो अपना इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियो एक्टिव, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। देखो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 होता है, लेकिन पोटेशियम आइसोटोप दे दिया इसका 40 वाला, इसका मतलब ये आराम से के 39 + 0 N1 में टूट सकता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपका बन सकता है। तो कौन सा आ जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द मेटेलिक ल्यूस्टर एग्जिबिटेड बाय सोडियम इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। मतलब कि सोडियम में क्या होता है, लार्ज साइज होने की वजह से वैलेंस शेल पे जो न्यूक्लियाई के द्वारा अट्रैक्शन है वो वीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन इजी गोइंग ऑसिलेशन कर सकता है। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, कहाँ गया, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग एल्कलाई मेटल सॉल्ट द लिथियम सॉल्ट आर द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज ऑफ। ये कह रहा है एल्कलाई मेटल जितनी भी है ना उनमें लिथियम का जो सॉल्ट है ना वो आपका सबसे पूर इलेक्ट्रिसिटी शो करेगा। उसका रीजन है, मान लो किसी का कोई भी सॉल्ट होगा तो जब लिथियम आयनों में डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, लिथियम प्लस, और लिथियम प्लस की क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो ये ज्यादा से ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करेगा। तो लिथियम जो प्लस है ना, एल्कलाई मेटल जितने भी हैं उनमें सबसे ज्यादा बल्की होगा, और बल्की होने की वजह से इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी तो पूरी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो हायर डिग्री ऑफ हाइड्रेशन आपका फोर्थ आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट illustrate the anomalous property of lithium। देख लेते हैं, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम कंपेरेटिवली हाई। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम ये तो नहीं हो सकता। एनालोमस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, लिथियम फॉर्म ए नाइट्राइड Li3 एन अनलाइक ग्रुप, तो वो भी इसी प्रकार बनाते हैं, ये भी अलग नहीं हो सकता। फिर लिथियम इज मच सॉफ्टर देन अदर फर्स्ट ग्रुप, लिथियम है वो ज्यादा सॉफ्ट है, नहीं 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 नहीं, ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, ये तो हार्ड है। समझ गए ना, अभी तो बताया था सॉफ्ट वो होता है जिसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि हार्डनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो लिथियम की साइज तो स्मॉल है तो इसका मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये तो हार्ड हुआ, सॉफ्ट कैसे हो गया। तो आपका थर्ड यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है।
विच स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर एल्कलाई मेटल्स? एल्कलाई मेटल के लिए कौन सा फॉल्स है देखते हैं। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल ईसीएस में सबसे ऊपर है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है भाई। सोडियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर। देखो एक चीज का ध्यान रखना, रिड्यूसिंग जो एजेंट होता है ना वो गैसेस स्टेज में तो सीजियम है स्ट्रॉन्गेस्ट, और एक्वस मीडियम में लिथियम है। और जब कोई सा मीडियम नहीं दिया जाता है ना तो एक्वस मीडियम ही मानेंगे, और एक्वस मीडियम में रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ होता है ना वो एसआरपी वैल्यू से समझाया जाता है। एसआरपी बोले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्लियर। जबकि गैसेज स्टेट में आयनाइजेशन एनर्जी से समझाते, तो आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे कम किसकी है? सीजीएम की। तो गैसेज स्टेट में सीजीएम है, लेकिन कुछ भी ना दिया हो ना तो आप एक्वस मीडियम मानते हुए करो और एसआरपी से बताओ, और एसआरपी से बताएंगे तो आपका कौन आ जाएगा? लिथियम आ जाएगा। तो ये तो आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। फॉल्स स्टेटमेंट देखना है। सोडियम इज एम्फोटेरिक, नहीं सोडियम का है एम्फोटेरिक, सोडियम तो आपका एल्कलाई होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो आपका सेकंड ही यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एल्कलाई मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर फ्रॉम बेस ड्यू टू रीजन दैट। ये हाइड्रोजन को रिप्लेस क्यों करते हैं? तो देखो, दे आर फार अबव द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दे आर फार बिलो द हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एल्कलाई मेटल होते हैं वो क्या करते हैं? आपका हाइड्रोजन गैस देते हैं वाटर के साथ। तो हमेशा ध्यान रखा, वो इसलिए देते हैं H2O के साथ H2 गैस, क्योंकि ये ECS के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन से दूर होते हैं। और तो ECS में ये क्या आएंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? ऊपर आएंगे, एल्कलाई मेटल। और ये होंगे अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो ECS क्या होती है? रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखी जाती है, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो देखो ECS ये है ना, यहां पर T2B जाने पर SRP इंक्रीज होती है, इस बेस पे रखी गई है, तब तो एल्कलाई मेटल H2 से ऊपर आएंगे। लेकिन ये बेस्ड अपॉन किसके बता रहा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर H टॉप टू बॉटम है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इंक्रीज करे ना तो एल्कलाई मेटल नीचे आएंगे। बात आ गई क्या समझ में? तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? सेकंड। दे आर फार बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ज्यादा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समझो, एसआरपी बेस्ड होता ना तो ये इससे ऊपर मानी जाती, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेस आ गया तो ये इससे नीचे मानी जाएगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ इज मोस्ट रिएक्टिव। तो इनमें से तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम की है, तो आपका सेकंड आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, मेटल की रिएक्टिविटी आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? एल्कलाई मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। फ्यूज्ड सॉल्ट का या मोल्टन सॉल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। 16, आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। सोडियम इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, ये तो गुड कंडक्टर है भाई। फिर एलिमेंटल सोडियम इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
एलिमेंटल फॉर्म में होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एलिमेंटल सोडियम इज इनसोल्युबल इन सोडियम, नहीं सोल्यूबल होता है, कलर भी देता है, ब्लू कलर अपीयर, समझ गए, लिक्विड अमोनिया में। फिर एलिमेंटल सोडियम इजीली ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिजिडिंग एजेंट है। तो फोर्थ आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। तो कुछ भी नहीं दिया हो तो एक्वस मीडियम में देखनी है। एक्वस मीडियम में हमेशा ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट आयन बिकम लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट आयन बिकम स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन होता है, सीजियम। एक्वस मीडियम ये सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मतलब कि गतिशीलता ज्यादा हो जाएगी, मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो इसकी कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। तो सेकंड आंसर आ जाएगा सीजियम प्लस। क्वेश्चन नंबर 18, सीजियम प्लस आयन imparts blue color to the flame, बिल्कुल। This is due to the fact emitted radiation have, ये कह रहा है कि सीजियम प्लस आयन है ना वो फ्लेम के अंदर ब्लू कलर देता है, और इसका रीजन ये है कि एमिटेड जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी हाई होती है। तो आ जाओ, विबज्योर इधर लेमडा बढ़ती है और इधर एनर्जी बढ़ती है, तो हाई एनर्जी की इमिट हो रही है, तभी तो आपका क्या दे रहा है, ब्लू कलर दे रहा है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रेड देता तो बोल देता लो एनर्जी या हाई वेवलेंथ, ठीक है। फिर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्रॉसपॉन्ड टू एन एलिमेंट विथ द लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, जो सबसे बड़ा है भाई और एल्कलाई मेटल है, फोर्थ वाला। थर्ड पीरियड का हो गया और वो भी एल्कलाई मेटल हो गया, तो फोर्थ वाला आंसर आ जाएगा लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, ये कह रहा है आईपी ऑफ सोडियम, सोडियम का आईपी है वो 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आईपी की बात करें ना तो सोडियम से कम होता है किसका, पोटेशियम का। पोटेशियम का पूछा है तो 5.14 से कम ही होगा, तो ऐसा एक ही आंसर है, वो कौन सा है, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, इन अ सर्टेन मैटर लिथियम डिफर फ्रॉम अदर एल्कलाई मेटल्स, द मेन रीजन। लिथियम प्लस की स्मॉल साइज होती है, स्मॉल साइज होती है तो पोलराइजेशन ज्यादा रखता है, तो कोवेलेंट नेचर शो करेगा, तो आपका फर्स्ट ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द एल्कलाई मेटल्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लेम टेस्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड बाय देम इज। All the alkali metals give characteristic flame test, then the decreasing order of frequency of light emitted by them। ये लो आप याद रखो, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। तो इनके कलर के हिसाब से पता चल रहा है कि ये हाई एनर्जी वाले ये रेडिएशन रिलीज करेगा, सबसे हाई रेडिएशन की तो ये, फिर इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम है। और आपको पता है और ई और न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं, तो न्यू का ऑर्डर भी यही रहेगा। सीजियम का सबसे ज्यादा आ रहा है, देख लो कौन सा है, फोर्थ आंसर हो गया। वो यूं उल्टा लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 के पास आ जाओ। 23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आ गए क्वेश्चन वो केमिकल प्रॉपर्टीज से आ गए, फिजिकल प्रॉपर्टी के खत्म, अब क्वेश्चन देखेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टीज।
23 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोथ द मेटल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज लेस एफिनिटी विद ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। ऑक्सीजन के साथ सबसे कम बॉन्डिंग नेचर कौन रखेगा? तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो लेस रिएक्टिव हैं। ठीक है, क्यों? इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो ये हमेशा ऑक्सीजन के साथ कम बॉन्डिंग नेचर रखेंगे। जब भी इसके साथ गर्म करेंगे ये सिर्फ ऑक्साइड ही बनाते हैं। आगे वाले तो लार्ज साइज के होते हैं, तो प्रोक्साइड और सुप्रोक्साइड भी बना देते हैं। इसके अलावा लिथियम की भी बॉन्डिंग नेचर कम होती है, ये भी हीट करने पर ऑक्साइड ही बनाता है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर? फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग बेरिलियम? BeOH2 एम्फोटेरिक। हमेशा ध्यान रखना, जो मेटल एम्फोटेरिक होते हैं उनके ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं, उनके हाइड्रेटेड फॉर्म भी एम्फोटेरिक होती है, उनके हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होते हैं। बेरिलियम क्लोराइड अंडरगोज हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, कोवेलेंट होता है BeCl2, तो ये हाइड्रोलाइसिस में जाएगा और क्या बनाता है? हाइड्रोलाइसिस करवाने पर बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl यहां से निकल जाएगा। फिर बेरिलियम फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, बिल्कुल बेरिलियम +2 होता है, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। क्यों? इसकी पोलराइजेशन पावर हाई होती है, कारण स्मॉल साइज और हाई चार्ज। BeSO फॉर इनसोल्यूबल, नहीं, बेरिलियम जो सल्फेट होता है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा होती है वो कंपाउंड आपके वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो फोर्थ वाला आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑन हीटिंग कार्बोनेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केटायन ऑक्साइड आर क्विकली फॉर्म्ड? देखो, जिसमें जितने ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, या ये ले लो TS, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है 5, और इसका मतलब है साइज अपॉन चार्ज, क्योंकि 5 होता है चार्ज अपॉन साइज। तो साइज होगी उनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जिनकी साइज कम होगी उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो वो कार्बोनेट हीट करने पर आसानी से ऑक्साइड बना देंगे, मेटल ऑक्साइड, और CO2 बना देंगे। तो आ जाओ, तो इनमें से सबसे स्मॉल कौन होता है? बेरिलियम +2, चार्ज ज्यादा और साइज कम, और लिथियम प्लस, इसकी भी साइज कम, तो इस वजह से इनकी TS कम, इनके कार्बोनेट की। तो ये इजी गोइंग टूट के ऑक्साइड बनाएंगे। तो कौन सा आंसर आ गया? सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या हो गए? मोनो एटॉमिक एनाइन वाले आ गए, और इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है हाइड्राइड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी होती है वो होती है चार्ज अपॉन साइज। इसलिए लिथियम हाइड्राइड सबसे, फिर सोडियम हाइड्राइड, फिर पोटेशियम हाइड्राइड, फिर रुबिडियम हाइड्राइड, और फिर सीजियम हाइड्राइड। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27, बेरिलियम क्लोराइड मेक्स ए हैलोजन ब्रिज डाइमर इन द नंबर ऑफ कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर रेस्पेक्टिव। डाइमर बनाएगा बेरिलियम। तो आ जाओ, ये रहा बेरिलियम, ये रहा बेरिलियम, अब डाइमर बनाओ इसका, Cl, तो देखो ये इधर कोऑर्डिनेट बनाएगा और ये इधर कोऑर्डिनेट बनाएगा। ये आ गया, डाइमर की ही तो बात कर रहा है ना, डाइमर की ही बात कर रहा है क्या? देखो पॉलीमर की या डाइमर की देख लेते। आ गया ब्रिज डाइमर, ठीक है। तो इसमें देखो कोवेलेंट बॉन्ड कितने? कोवेलेंट 1 2 3 4, तो कोवेलेंट कोऑर्डिनेट है 2। तो कौन सा आंसर आ गया? 4 2, फर्स्ट आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 28। When CaCO3 is heated, then following reaction take place। ये कह रहा है CaCa3 को हीट करते हैं तो CaO और CO2 ये रिएक्शन बन गई, ठीक। How much CO2 will be obtained on heating 100 ग्राम CaCO3 at NTP। इसका 100 ग्राम हीट करेंगे तो NTP पर कितने ml CO2 बनेगी। क्लियर? तो आ जाओ, कितना मोल हो गया ये 100/100 तो 1 मोल है, तो ये 1 मोल जाता है तो बैलेंस इक्वेशन में देख लो ये भी 1 मोल बनता है। और 1 मोल पर किस पर, एनटीटी पर कितना वॉल्यूम होता है 1 मोल में लीटर। तो कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 29। व्हेन लिथियम कार्बोनेट इज हीटेड, ये कह रहा है लिथियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये टूट जाता है Li2O + CO2 में, जबकि Na2CO3 को जब हीट करते हैं तो ये नहीं टूटता है। हालांकि मेन रीजन तो ये होता है कि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि इसका आयनिक पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर? लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के प्रति लिथियम प्लस के ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी ज्यादा है, ऑक्साइड बना लेता है जल्दी, इसके बजाय ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो आप इसका फर्स्ट आंसर कर देना। सही आंसर तो इसका आयनिक पोटेंशियल से होगा, है ना। फिर MgSO4 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन CaSO4 BaSO4। तो MgSO4 इसलिए सोल्यूबल है क्योंकि इसके हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, किससे, लेटिस एनर्जी। और आगे जो कैल्शियम सल्फेट है, स्ट्रोंशियम सल्फेट है और जो बेरियम सल्फेट आपके हैं, इनके लिए लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है हाइड्रेशन एनर्जी से। तो ऐसा तो कोई दिया नहीं है, तो आप ये कह सकते हो कि इसकी सोल्वेशन एनर्जी ज्यादा है, बात तो वही है। तो सोल्वेशन एनर्जी ऑफ Mg+2 इज हाई, तो आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर यहां पे आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोवेलेंट कंपाउंड। तो बाकी तो सारे आपके आयनिक होंगे, सिर्फ बेरिलियम हाइड्राइड आपका यहाँ पे कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा। बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम कार्बाइड और बेरिलियम फ्लोराइड, मतलब कि एल्कलाई अर्थ मेटल में बेरिलियम के सिर्फ ये 3 ही कंपाउंड है जो आयनिक है, बाकी सारे कोवेलेंट है। तो बेरिलियम हाइड्राइड आपका यहाँ पे कोवेलेंट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। बाकी फर्स्ट ए के और सेकंड ए के आगे वाले जितने भी हाइड्राइड हैं वो सारे आयनिक होते हैं। ऑक्साइड विल नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। जिंक कार्बोनेट को हीट करो तो ऑक्साइड बनाएगा। K2CO3 थर्मली स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ये रिएक्शन ही नहीं होगी, तो आपका सेकेंड ही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट भी ऑक्साइड और CO2 और मैग्नीशियम कार्बोनेट भी मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कलर्ड कंपाउंड ऑफ एल्कलाई अर्थ मेटल इच। कलर्ड कंपाउंड येलो बेरियम क्रोमेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा, BaCrO4, ये याद रखो। क्लियर? इनमें से ये कलर्ड कंपाउंड है, बाकी एक भी कलर्ड नहीं है। फिर आगे उसका रीजन क्या है, देखो इसमें ये ध्यान रखो, सल्फेट कलरलेस है, बेरियम +2 कलरलेस है, कैल्शियम +2 कलरलेस है, कार्बोनेट कलरलेस है,
Ba+2 और क्लोराइड ये सब कलरलेस हो गए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या होता है, बेरियम में Ba+2 आ गया और CrO4-2 आ गया। हालांकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से ये कलर्ड हो जाता है। तो आपका सेकंड आंसर रहेगा, ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिड्यूस्ड कोल्ड वाटर? इनमें से मोर रिएक्टिव कौन सा है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है? तो बेरियम। ये कोल्ड वाटर में भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल है स्पॉन्टेनियसली बर्न्स ऑन लिविंग इन एयर? तो अपने आप ही कौन सी जलने लगती है एयर में? जो मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव कौन सी है? सीजियम है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है। मेटल्स के आयनाइजेशन एनर्जी ही रिएक्टिविटी को बताती है, जिसकी रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ए मैग्नीशियम रिबन इज केप्ट इन N2, मैग्नीशियम रिबन को N2 में रखेंगे एंड हीटेड इन रेड हॉट टेम्परेचर, और रेड हॉट टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे। तो आ जाओ, मैग्नीशियम N2 तो ये बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक। फिर कह रहा है अब इसके H2O से रिएक्शन करवा देते हैं, तो H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बन जाएगी? अमोनिया। कौन सी गैस लिबरेट होगी? ये लो, अमोनिया होगी ना, पहला ही आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म्ड बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर? मैग्नीशियम को एयर में O2 भी है, N2 भी है, तो ये ऑक्साइड भी बनाएगा और नाइट्राइड भी बनाएगा। फर्स्ट हमेशा ध्यान रखो, फर्स्ट ए में लिथियम और सेकंड ए के सारे, डी ब्लॉक के सारे, पी ब्लॉक के सारे और एफ ब्लॉक के सारे मेटल्स जब भी एयर में हीट करोगे ऑक्साइड और नाइट्राइड दोनों बनाएंगे। सिर्फ फर्स्ट ए के लिथियम को छोड़ के कौन? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनको एयर में हीट करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड बनाएंगे। क्लियर? ये नाइट्राइड नहीं बना पाते। बाकी वो नाइट्राइड क्यों बना रहे थे? अपनी हाई लेटिस एनर्जी की वजह से, जबकि इनकी लेटिस एनर्जी कम होती है लार्ज साइज की वजह से एल्कलाई मेटल्स के। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड? देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट, सिर्फ ये 5 बाइकार्बोनेट हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, 4, ये 4 बाइकार्बोनेट ऐसे हैं जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट। बाकी लिथियम बाइकार्बोनेट सेकेंड ए के सारे, डी ब्लॉक के सारे, पी और एफ ब्लॉक के जितने भी मेटल बाइकार्बोनेट है सारे एक्वस कंडीशन में ही स्टेबल होंगे। तो यहां पे क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइकार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट सॉलिड स्टेट में? कौन एग्जिस्ट नहीं करता? तो फोर्थ लिथियम बाइकार्बोनेट, ये आपका सॉलिड में ना होके एक्वस कंडीशन में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? तो मोनोएटॉमिक एनाइन है और मोनोएटॉमिक एनाइन की थर्मल स्टेबिलिटी किससे दी जाती है? लैटिस एनर्जी, चार्ज अपॉन साइज। तो ये जितने भी दिए इनमें सबसे स्मॉल साइज वाला लिथियम है, तो लिथियम नाइट्राइड ये मोस्ट थर्मली स्टेबल है। क्लियर? कहा गया लिथियम नाइट्राइड सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, A nitrate of an alkali metal M on heating gives O2, NO2 and M2O. The metal, तो देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के नाइट्राइट को हीट करोगे ना, तो ये तो नाइट्रेट, इनके नाइट्रेट को हीट करोगे तो ये नाइट्राइट प्लस O2 बनाएंगे। लेकिन लिथियम के नाइट्रेट को, सेकेंड ए के नाइट्रेट को, डी, पी और एफ मेटल के जितने भी नाइट्रेट है इनको अगर आप हीट करोगे तो ये O2 तो देंगे ही देंगे, ऑक्साइड बनाएंगे और साथ में रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस भी लिबरेट करेंगे। तो देखो इसमें क्या आ गया?
सोडियम ऐसा नहीं कर सकता, पोटेशियम नहीं कर सकता, रुबिडियम नहीं कर सकता, लिथियम करेगा, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट को अगर आप हीट करोगे तो ये बनाता है Li2O प्लस O2 प्लस NO2। बाकी सोडियम और नीचे वाले जितने भी हैं उनको आप हीट करोगे तो ये नाइट्रेट से नाइट्राइट बना देंगे और सिर्फ कलरलेस गैस O2 निकालेंगे। तो इसमें आंसर कौन सा आ जाएगा? लिथियम, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। आयनिक हाइड्राइड इज नॉट फॉर्म बाय बेरिलियम। बेरिलियम हाइड्राइड कोवेलेंट होता है, बाकी सेकेंडरी के हाइड्राइड आपके आयनिक होते हैं। तो इसमें अभी तो बताया था बेरिलियम। क्वेश्चन नंबर 42। कैल्शियम कार्बाइड व्हेन हीटेड विद ए स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन। कैल्शियम कार्बाइड को अगर नाइट्रोजन के साथ 100 डिग्री, तो ये लो कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ तो ये क्या बनाता है? कैल्शियम साइनेमाइड। क्या बनाता है? कैल्शियम साइनेमाइड बनाता है। जिसका यूज फर्टिलाइजर के तौर पर किया जाता है। क्लियर? ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका ये आंसर हो गया। साथ में कार्बन बनती है, ये याद रखना, ठीक है। तो कैल्शियम साइनेमाइड कौन सा आंसर हो गया इसका? कैल्शियम साइनेमाइड सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटीज। सोलिबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर तो बाइकार्बोनेट की सोलिबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज होगी फर्स्ट ए की, तो लिथियम बाइकार्बोनेट, फिर सोडियम, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा लिथियम बाइकार्बोनेट, इससे ज्यादा सोडियम बाइकार्बोनेट और सबसे ज्यादा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 44 आ जाओ। 44 का कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाई टेंडेंसी टू फॉर्म ए पेरोक्साइड। जिसकी साइज जितनी बड़ी होगी वो उतना ही ज्यादा पेरोक्साइड बनाने की नेचर रखेगा। तो लिथियम सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, बेरिलियम स्मॉल साइज से ऑक्साइड बनाता है, इसके अलावा मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, सिर्फ रेडियम आपका यहाँ पे क्या हो सकता है? पेरोक्साइड और पेरोक्साइड बना सकता है। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ, रेडियम। क्वेश्चन नंबर 45 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड शो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कौन दे सकता है? बेरिलियम +2। बाकी के पास तो वैकेंट डी आ गए, तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी दे सकता है। सिर्फ ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दे सकता है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 46। द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ऑक्साइड। ऑक्साइड दिए गए, एक तो दिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक दिया है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, एक दिया है K2O, एक निकल का ऑक्साइड दिया है और एक अब इनको बेसिक प्रॉपर्टी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो एक चीज याद रखो, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। तो देखो ये तो है
एस ब्लॉक के, और ये भी है एस ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक का। तो सोचने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक वाले की होती है, तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसी की होगी। अब एस ब्लॉक में देखो, ये तो है फर्स्ट ए के और ये है सेकंड ए के। सेकंड ए में भी इसकी साइज स्मॉल है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, इससे ज्यादा स्ट्रोंशियम ऑक्साइड की है, इससे ज्यादा अपने पोटेशियम ऑक्साइड की है, और सबसे ज्यादा सीजियम। तो अगर पूरी पेरियोडिक टेबल में अपन बात करें तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होती है। तो सीजियम का ऑक्साइड हो या सीजियम का हाइड्रोक्साइड, ये बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रखेगा। आंसर अपना इसमें आ गया, कौन सा है ऐसा मैचिंग, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के पास अपन बात करें। 47 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, द पेयर ऑफ कंपाउंड विच कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर इन सॉल्यूशन। तो देखो NaHCO3 बाइकार्बोनेट को अपन क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक होने का मतलब है एसिड से भी रिएक्ट करेगा और ये बेस से भी रिएक्ट करेगा, और दोनों से रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये सॉल्ट बनाता है। तो इसकी तो गई, क्लियर, मतलब ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बेस के साथ। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, NaHCO3 प्लस NaOH एक साथ एग्जिस्ट कर जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये तो एम्फोटेरिक है और ये बेस है। तो फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम मेटल इज बर्न्ड इन एक्सेस एयर। पोटेशियम मेटल को O2 की एक्सेस में अपन क्या करते हैं, बर्न करते हैं। तो याद रखना हमेशा सुपर ऑक्साइड बनता है, इसको यूं याद कर लो, लिथियम O2 की एक्सेस में हीट देते हैं तो ये बनाता है ऑक्साइड, क्लियर। फिर सोडियम बनाता है एक्सेस O2 में हीट देने पर परऑक्साइड। फिर उसके बाद में पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनको एक्सेस O2 में हीट देते हो तो ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। ये तो फर्स्ट ए की बात हो गई। सेकेंड ए की बात करूं तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को अगर एक्सेस O2 में हीट देते हैं तो ये तो बनाते हैं ऑक्साइड। फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, नीचे के जो तीनों बच गए, वो बनाते हैं परऑक्साइड। इसका मतलब है सेकेंड ए का कोई भी मेटल है सुपरऑक्साइड नहीं बनाता। परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड वो बनाते हैं जो एनलार्ज साइज के होते हैं। इस वजह से पी, डी और ए ब्लॉक की मेटल तो कभी परऑक्साइड या सुपरऑक्साइड बनाती ही नहीं है। परऑक्साइड और सुपरऑक्साइड बनाना मेन प्रॉपर्टी है किसकी, अपने एस ब्लॉक की। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सुपरऑक्साइड बनाएगा KO2। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कौन सा रखेगा, जो सबसे ज्यादा आयनिक नेचर का रहेगा, नीचे जाने पर आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, तो सीजियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा आंसर है ये, कितने नंबर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, crud common salt is hygroscopic because of the presence of impurities of। जो आपका इम्प्योर कॉमन सॉल्ट होता है या टेबल सॉल्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है, तो टेबल सॉल्ट आपका कैसा होता है, हमेशा हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी होती है। और कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो होते हैं ना, वो कोवेलेंट नेचर के होते हैं, तो वाटर के साथ या हाइड्रेटेड फॉर्म में चले जाते हैं। तो अपना सेकंड आंसर यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्योर सॉल्ट होता है ना, वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं रखता, क्योंकि उसमें ये एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द क्लोराइड ऑफ एन मेटल ए गिव्स ए एसिड सॉल्यूशन। यह कह रहा है क्लोराइड ऑफ एन मेटल, एक मेटल का क्लोराइड है ए, गिव्स ए एसिडिक सॉल्यूशन, एक एसिडिक सॉल्यूशन देता है इन वाटर। इन द पेरियोडिक टेबल द एलिमेंट ए बिलोंग टू। तो देखो
हमेशा ध्यान रखो, देखो NaCl है, इसको वाटर में लेके जाओ तो क्या बनाएगा, NaOH प्लस HCl। तो ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तो कतई ही नहीं दे सकता एसिडिक सॉल्यूशन, तो ये तो गया। इसी प्रकार अपना पोटेशियम भी नहीं दे सकता, रुबिडियम, लेकिन बेरिलियम देखो, बेरिलियम क्लोराइड को आप हीट करोगे ना, सॉरी एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और HCl बनाएगा। HCl आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक बेस है। हालांकि देखा जाए तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्लियर? तो आप यहाँ पे अपन बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, फोर्थ, बेरिलियम करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बेरिलियम। 52 Hence the result from the combustion of alkali metals can be extinguished by, तो CCl4 पायरीन काम में लिया जाता, फर्स्ट ही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 53। देखो 53 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अमंग KO2 पेरोक्साइड आ गया, सॉरी सुपर ऑक्साइड O2 माइनस, अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास एक, MOT से देखा जाता है, AlO2 माइनस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 और ऑक्सीजन के पास कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 6 12 और 12 और 3 15 और एक ये ले लिया गेन, तो 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है इवन नंबर में, तो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 0, ऑड में आ जाते हैं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट माना जाता। बेरियम पेरोक्साइड, ये पेरोक्साइड है O2 माइनस 2, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है 0, NO2 प्लस, फिर ये पॉलीएटॉमिक आ गया, तो 5 6 11 11 और 6 17, एक निकाल दिया 16 इलेक्ट्रॉन, फिर वही वन आ गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। तो सिर्फ ये है आपका पैरामैग्नेटिक और अनपेड इलेक्ट्रॉन जो रखता है, कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट बेरियम, बेरियम के लिए इट्स शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बेरियम नहीं वो सीजियम ये देते हैं, फर्स्ट वाले देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फर्स्ट वाला ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर, यहां आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, देखो क्या कहता है, केमिकल ए यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टिंग टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस, केमिकल ए है जो टेम्पररी हार्डनेस को वाटर से दूर करने के लिए काम में लेते हैं। ए रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कास्टिक सोडा, और ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करके कास्टिक सोडा बनाएगा। क्लियर, सही है ये भी। फिर व्हेन CO2 इज बबल्ड थ्रो ए, और अगर CO2 को ए में से ट्रांस क्लाउडली, लो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्यों, इसमें से CO2 पास करो आप, तो CaCO3 प्लस
H2O हो गया ना मिलके क्लाउडली। क्लियर? तो ए आपका ये रहेगा। इसके अलावा रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू जनरेट कास्टिक सोडा, और अगर इसके साथ आप किससे करवा दोगे, Na2CO3 से, तो ये क्या बनाएगा, CaCO3 प्लस NaOH बना देगा, तो ये लो कास्टिक सोडा बना दिया। तो आपका ये कौन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। कहां पर है, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ, तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्योंकि CaCO3 में तो CO2 पास करो कुछ ना होगा, CaO से भी नहीं होगा, और CaHCO3 इसमें CO2 तो पास कर दोगे फोर्थ वाले में, तो ये क्लाउडी तो हो जाएगा, लेकिन उसके साथ रिएक्शन करके वो नहीं बनाएगा। बात सिंपल सी चीज है, कास्टिक सोडा, तो ये हटा दो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 56। 56 का क्या कह रहा है, विच इज द कस्ट टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस का रीजन क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 57 के पास आ जाए। 57 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ लिथियम हैलाइड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, फॉलो द ऑर्डर। देखो पोलर सॉल्वेंट मतलब H2O की बात करता तो आयनिक कंपाउंड ज्यादा डिसोल्व होते, लेकिन नॉन पोलर की बात कर दी, इसका मतलब जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे वो ज्यादा डिसोल्व होगा। लाइक डिसोल्व लाइक, पोलर आयनिक होंगे वो पोलर में ज्यादा डिसोल्व होंगे, और कोवेलेंट होंगे वो नॉन पोलर में। तो आ जाओ यहाँ पे, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। इधर जा रहे हैं तो साइज ऑफ एनाइन क्या हो रहा है, इंक्रीज, इस वजह से पॉलीजिबिलिटी बढ़ जाएगी एनाइन की, और इसी वजह से CV करेक्टर बढ़ जाएंगे। तो इधर जाने पर नॉन पोलर सॉल्वेंट पे सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा तो किस में होगी, लिथियम आयोडाइड, उससे कम लिथियम ब्रोमाइड में, इससे कम लिथियम क्लोराइड में, और सबसे कम लिथियम फ्लोराइड में। कौन सा आंसर आ गया, मे बी फर्स्ट आंसर है, देर का शायद, हाँ फर्स्ट आंसर इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 के पास आ जाए। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, लिथियम कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। लिथियम कार्बोनेट नहीं भाई, ये इनसोल्यूबल है। कार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी, फर्स्ट है कि कार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है। तो इनिशियली जो लिथियम और सोडियम ये होते हैं, ये तो इनसोल्यूबल होते हैं, नीचे वाले आपके सोल्यूबल हो जाते हैं। तो ये तो गया। कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम आर सोल्यूबल, नहीं, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम ये सोल्यूबल नहीं होते, सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर क्योंकि कार्बोनेट सेकंड है कि कार्बोनेट की सोल्यूबिलिटी नीचे जाने पर कम होती है, और नीचे जाने पर कम होने का मतलब ऊपर वाले सोल्यूबल है, कौन से, बेरिलियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम नहीं डिसोल्व होते। ये भी गया। कार्बोनेट ऑफ सोडियम पोटेशियम अमोनियम आर सोल्यूबल, हाँ मैंने कहा था लिथियम वाला नहीं, नीचे वाले सोल्यूबल हो जाते हैं। हालांकि सोडियम कार्बोनेट भी स्प्रेंगली सोल्यूबल है, पर है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 59। 59 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन लिथियम इज हीटेड इन एयर। लिथियम है ना, एक चीज का याद रखो, एक तो लिथियम, एक सेकेंड है के, एक P ब्लॉक, एक D ब्लॉक, एक F ब्लॉक। इनकी जितनी भी मेटल्स हैं, इनको अगर आप एयर में हीट दोगे तो ऑक्साइड भी बनाएंगी और नाइट्राइड भी बनाएंगी। ये आपको याद रखना है। नाइट्राइड इसलिए बना पाती हैं ये क्योंकि इनकी स्मॉल साइज है, इस वजह से लैटिस एनर्जी इनकी ज्यादा होगी, तो नाइट्राइड इनका स्टेबल हो जाएगा। बाकी बच गया कौन, सोडियम बच गया, पोटेशियम बच गया, रुबिडियम बच गया और सीजियम बच गया। ये चार बच गए। अगर इनको एयर में हीट करोगे ना तो ये ओनली ऑक्साइड बनाएंगे। तो अपने तो लिथियम का पूछा है, तो ऑक्साइड भी बनाएगा और नाइट्राइड भी बनाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ।
फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। Li2O2 पेरोक्साइड नहीं बनाता लिथियम, कभी भी स्मॉल साइज है इसकी, ये सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा और नाइट्राइड बनाएगा। लिथियम की प्रॉपर्टी हमेशा सेकंड के अकॉर्डिंग ही चलती रहती है। क्लियर? तो कितने क्वेश्चन हो गए? 59। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन चलेंगे अपने कंपाउंड ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। कंपाउंड में से क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 से वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O। तो फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपाउंड वाले में सिंपल सी चीजें, रट्टा बेसिस से लगभग चीजें। 61 का क्वेश्चन देखो। रेड कलर ड्रग क्या होते हैं? वेदराइट। तो इसका ये याद रख लो आप फर्स्ट, बेरियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई हाइग्रोस्कोपिक क्लोराइड, जिसकी कोवेलेंट नेचर सबसे ज्यादा वो हाइग्रोस्कोपिक होगा। तो फर्स्ट ही आंसर आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड। जो भी दे रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर इसी की है, फेजांस रूल से देख लो। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड ऑफ कैल्शियम? लिमोनाइट कैल्शियम का कंपाउंड है, जिप्सम कैल्शियम का कंपाउंड है, फ्लोरोस्पार CaF2। बिल्कुल ये भी इसी का हो गया। कार्नेलाइट ये नहीं है कैल्शियम का, ये किसका है? पोटेशियम और मैग्नीशियम का। KCl MgCl2.6H2 ये हो गया कार्नेलाइट। तो फोर्थ वाला आपका इसका आंसर हो गया, ये इसका कंपाउंड नहीं है, किसका? कैल्शियम का। 64, K2CH3 इज कॉल्ड पोटेशियम थायोकार्बोनेट। देखो ये क्या होता है? K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और K2CH3 मतलब 3 ऑक्सीजन सल्फर से रिप्लेस हो गई, और जब भी ऑक्सीजन है ना सल्फर से रिप्लेस होगी देन यूज थायो, तो ये हो गया पोटेशियम थायो कार्बोनेट। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 65 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। नहीं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट कैसे होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सेट होने के लिए तो उसका क्या करना पड़ेगा? वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रेशन हटाना पड़ेगा भाई, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट, तो कौन सा आंसर आ जाएगा? फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 66, ये लो, जो आपका अग्निशमन होता है, आग बुझाने वाला यंत्र है, तो इसके लिए कौन सा कंपोजिशन काम में लिया जाता है? तो ये लो NaCO3 प्लस आपका Na2CO3 ये काम में लिया जाता है H2SO4 के साथ। तो आपका इसमें शायद फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 क्या? चिली साल्ट पीटर क्या होता है? NaNO3। इंडियन साल्ट पीटर क्या होता है? KNO3। ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 फर्स्ट ही आंसर हो गया उसमें। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लोबल साल्ट वही Na2SO4 हो जाएगा Na2CO3 की जगह 10H2। वॉशिंग सोडा हो जाएगा Na2CO3.10H2
और ग्लोबल सॉल्ट हो जाएगा Na2SO4.10H2। तो कौन सा आंसर है ये? फोर्थ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 का क्या करें? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट इज, ये ला थर्ड, ये आपको याद करने पड़ेंगे भाई। ये आपका माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट होता है, 4H2 होने चाहिए। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं किसकी? 70 की। सॉल्ट यूज फॉर प्रिफरिंग ए बी टेस्ट इन क्वालिटिव इनऑर्गेनिक एनालिसिस इज, तो इसके लिए माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट ही काम में लिया जाता है। तो थर्ड इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 71 करेक्ट मैच करना है। ए में तो दिया है NaNO3, तो आपको पता है NaNO3 क्या होता है? चेली साल्ट पीटर। तो ये तो बी से मैच कर गया। आप देखो क्वेश्चन में बी क्या दे रखा है? NaNH4, यही दे रखा है शायद, HPO4 माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट है, तो ये मैच कर जाएगा किससे? सी से। फिर कैपिटल सी दे रखा है NaHCO3, तो ये बेकिंग सोडा है, तो ये मैच कर जाएगा ए से। और डी देखो क्या दे रखा है? Na2CO3.10H2, तो ये डी ए से मैच कर जाएगा। एक मिनट, डी से मैच कर जाएगा। वॉशिंग सोडा है ना, डी वाला डी से ही मैच कर जाएगा। वॉशिंग सोडा BCAD। अगर यहाँ पे Na2SO4 होता तो वो ग्लोबल सॉल्ट हो जाता है ना। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन? सेकंड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 72 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? परलेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परलेस पोटेशियम कार्बोनेट होता है, ये लो K2CO3। कौन सा आंसर हो गया? सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 73 स्टेज फर्स्ट का, सोडा एस इज केमिकली नोन एज, सोडा एस किसको बोलते हैं? और ये सोडियम कार्बोनेट को, फर्स्ट Na2CO3, ये सोडा एस होता है।